हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। कल मकर संक्रांति थी, उसकी कारण क्लास थोड़ा क्लोज थी। आज मैं फिर आपके सामने आया हुआ हूँ। जैसा मैंने बताया था आपको, पिछला वीडियो जो मैंने बौद्ध धर्म पर बनाया था, उम्मीद है आपने देखा होगा, चीज़ों को नोट भी किया होगा। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मगध के साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, मगध की अगर हम बात कर लें तो मगध वर्तमान में बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, उससे संबंधित ये इलाका है। अगर मगध की बात करें कि मगध का नाम कहाँ से आया, तो मैं आपको पहले बता दूं कि पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र थे, जिसमें वर्तमान में हम कह लें तो अफ़गानिस्तान, कुछ हिस्सा ईरान का, पाकिस्तान, इवन भारत, बांग्लादेश से जितने भी इलाके थे, ये सभी 16 महाजनपदों में बटे हुए थे। ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में, इन जनपदों की डिटेल मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हम इन 16 महाजनपदों में जो 4 सबसे मजबूत, जो 4 सबसे महान जनपद थे, उनमें से मगध एक था। तो पहले मैं इन चारों जनपदों का आपको नाम बता दूं। इन जो 16 महाजनपदों में जो सबसे 4 सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद थे, उसमें कौशल राज्य था। कौशल महाजनपद वर्तमान की अगर बात कर लें तो अफ़गानिस्तान का लगा हुआ इलाका माना जाता है। उसके बाद अवंती की अगर बात कर लें तो पश्चिमी भारत का क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो वत्स जो महाजनपद है वो मध्य भारत का क्षेत्र माना जाता है, स्पेशली मध्य प्रदेश का एरिया जो हम कह सकते हैं लमसम। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद और सबसे ताकतवर महाजनपद था वह मगध था, जो वर्तमान का बिहार का परिक्षेत्र कहलाता है। तो अगर मगध के राजवंश, चूँकि कौशल से बेहद क्वेश्चन ऐसे कुछ विशेष बनते नहीं हैं, वत्स और अवंशी से भी कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन मगध से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मगध का जो शासन या मगध का जो साम्राज्य था, उसका जो इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लंबा है। एक समय ऐसा था कि जो मगध का साम्राज्य, उसने अवंती वत्स सहित लेकर पूरा आपका क्या कह लें कौशल प्रदेश भी उसमें समाहित हो गया था। इसलिए मगध बेहद इंपॉर्टेंट राज्य है आपको स्टडी करने के लिए। तो आगे के मेरे जो भी वीडियोज़ होंगे वो मगध के ऊपर ही हैं। आज हम लोग मगध की शुरुआत करेंगे और आज मगध पर शासन करने वाले 4 राजवंशों की हम बात करेंगे। जैसा बोर्ड्स पे लिखा भी है, इनके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा। तो मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी हो गई कि 16 महाजनपदों में से सबसे ताकतवर जनपद मगध का साम्राज्य या मगध महाजनपद भी कहा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान परिक्षेत्र मैंने बताया बिहार का परिक्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। यदि इस मगध के उत्कर्ष की बात कर लें, मगध के आगे बढ़ने की अगर हम बात कर लें, तो मगध पर शासन करने वाला सबसे प्राचीन अगर कोई वंश था तो बृहदत्त वंश था, जिसके संस्थापक बृहदत्त थे, मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मगध वंश पर शासन करने वाला या मगध वंश का या मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बृहदत्त वंश को माना जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात कर लें, बृहदत्त वंश वही है जिसके उल्लेख महाभारत में मिलते हैं। महाभारत आपको पता है, ठीक है, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। जरासंध का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे जिसकी हत्या मतलब युद्ध में जिसकी हत्या भीम ने कर दी थी कृष्ण के निर्देशानुसार, कृष्ण भगवान के निर्देशानुसार। तो अब ये उस काल की बात हो रही है, महाभारत के पीरियड की बात हो रही है। उस समय मगध का अस्तित्व था, पूरा जो क्षेत्र है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो बृहदत्त वंश सबसे प्राचीन वंश माना जाता है अगर हम मगध के साम्राज्य की बात करें तो। ठीक है, संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। और बृहदत्त के मरने के बाद जरासंध गद्दी पर बैठा
और जरासंध के बाद, चूँकि जरासंध श्री कृष्ण के निर्देशानुसार मैंने भी आपको बताया कि भीम से युद्ध हुआ और भीम ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये जो वंश है वो लंबे समय तक चला। इसके बाद अगर मगध के साम्राज्य पर कोई दूसरा ऐसा वंश जो बहुत हाईलाइटेड है, जिसका बहुत तो योगदान रहा है, तो वह नाम आता है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था बिंबिसार, ठीक है, जिसने 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक इसने राज्य किया और इसने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश जो है वो पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये पितृहंता वंश क्या होता है? मैं आपको बता दूं, पितृ मतलब पिता, हंता मतलब हत्या करने वाला। हर्यक वंश ऐसा वंश था जहाँ पे जितने भी शासक हुए हैं सबने अपने पिता की हत्या करके ही शासन पद्धति या शासन को अपने हाथ में लिया है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मगध की गद्दी पर या मगध के साम्राज्य पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वंश है जिसने शासन किया तो हर्यक वंश था, जो जिसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का नाम एक पॉइंट और भी मतलब महत्वपूर्णता से लिया जाता है, क्योंकि बिंबिसार ने अपने शासन का विस्तार युद्ध से ज़्यादा वैवाहिक संबंधों से किया था। इतना जान लीजिए। ऐसा माना भी जाता है कि इसने लगभग 500 के आसपास शादियां की थी, ठीक है। किसी राइटर को मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन खैर वो तो अलग बात है। लेकिन बिंबिसार को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर अपनी सेनाओं का विस्तार किया, सबसे ज़्यादा अपने राज्य का विस्तार किया, तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इसने अपने राज्य का विस्तार किया। मीन्स ये लोगों के, चाहे आप अवंती की बात कर लें, चाहे अन्य लोगों के राजाओं के पास प्रपोजल भिजवाता था, उनकी पुत्रियों से शादी करके अपने राज्य का वो विस्तार करता था, ठीक है। और अगर बिंबिसार की बात कर लें तो बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। और बिंबिसार की हत्या कर वह मगध के साम्राज्य पर बैठने वाला हर्यक वंश का दूसरा राजा हुआ, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि बिंबिसार बेसिकली किस धर्म को मानता था। तो बिंबिसार जो है वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का पोषक था, दोनों का संरक्षक था, लेकिन उसे गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता था। नोट कर लीजिएगा कि बिंबिसार को गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता था, जिसकी हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, अजातशत्रु ने देवदत्त जो कि महात्मा बुद्ध के भाई थे, उनके बहकावे में आकर अपने पिता की हत्या कर दी। और इस तरीके से 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु जो है मगध की गद्दी पर बैठा। लेकिन कहते हैं ना कि इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, जो पिता की हत्या करके गद्दी को हासिल किया जाए। तो अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन ने कर दी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसने अपने पिता की हत्या की, तो अजातशत्रु का जो बालक हुआ, जो उसका बेटा हुआ उदयन, उसने भी अपने पिता की हत्या कर ही मगध की गद्दी पर बैठा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। और इतना ही नहीं, जो इस वंश का अंतिम राजा हुआ नागदशक, ध्यान दीजिएगा, जो इस वंश का अंतिम राजा हुआ नागदशक, उसने भी अपने पिता की हत्या मीन्स उदयन की हत्या कर ही गद्दी पर बैठा था। तो सब ने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? तो इस वंश के 4 प्रमुख राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। नागदशक जो अंतिम राजा हुआ, उसका अमात्य, ध्यान दीजिएगा, जैसे मंत्री होते हैं हर राज्य दरबार में, उसी तरीके से जो पुराने ज़माने में जो मंत्री होते थे, तो उसमें एक बहुत प्रमुख अंग, यूँ कह लें तो सेना के प्रमुख, सेनापति कह सकते हैं, अमात्य जो होता था। अमात्य कौन था? शिशुनाग था, जिसने उसकी हत्या कर दी। मतलब नागदशक की हत्या उसके अमात्य ने,
उसके अमात्य शिशुनाग ने हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना हुई शिशुनाग वंश में, और यह वंश जो है 412 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। ठीक है, कहानी को समझ में आई। मीन्स बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन, उदयन की हत्या उसके पुत्र नागदशक ने की, और नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने कर नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इस प्रकार धीरे धीरे वंश जो है वो आगे बढ़ता गया और परिवर्तित होता गया। शिशुनाग वंश बहुत इंपॉर्टेंट वंश नहीं है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शिशुनाग वंश की अगर हम बात कर लें तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था वह कालाशोक हुआ, और कालाशोक के बाद नंदिवर्धन, नंदिवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हुआ, जिसकी हत्या महापद्यनंद ने कर दी, और वहीं से एक नए वंश का उदय हुआ जिसको हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है इतिहास में कि महापद्यनंद एक दासी थी जिनका नंदिवर्धन जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था उससे उनके कुछ इलीगल रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो उस दासी के उत्पन्न पुत्र महापद्यनंद थे, और जिसने नंदिवर्धन की हत्या की और एक नए वंश की स्थापना हुई, नंद वंश की स्थापना हुई। पहली बार मगध के साम्राज्य पे शूद्र द्वारा शासन किया जाने वाले वंश की स्थापना हुई है, ऐसा इतिहास में लिखा जाता है। इस नंद वंश में 9 राजा हुए। ठीक है, इसीलिए इस वंश को नवनंद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस वंश में 9 राजा हुए जिसको हम नवनंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो घनानंद हुआ। घनानंद हुआ जिसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना हुई है, और इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की योजना के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। इतना ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। घनानंद को सिकंदर का समकालीन माना जाता है। सिकंदर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, घनानंद को सिकंदर का समकालीन माना जाता है, और घनानंद नंद वंश का सबसे क्रूर शासकों में से एक माना जाता था। इसके अतिरिक्त घनानंद ने, ऐसा माना जाता है कि चाणक्य जैसे महागुरु का अपने दरबार में अपमान किया, जिसके बदले के फलस्वरूप चाणक्य ने एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत चंद्रगुप्त ने काम किया, और बहुत जल्दी ही उसने क्या किया कि घनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की। इतना ही नहीं, घनानंद की बहन दुग्धरा से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ, और वह मौर्य वंश की महारानी बनी। तो मौर्य वंश के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बस एक बार तेज़ी से मैं रिवीजन कर दूं आपको कि मगध के उत्कर्ष में या मगध के साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश बृहदत्त वंश था, जिसका राजा बृहदत्त, उसके मरने के बाद जरासंध बना। उसके बाद दूसरा वंश प्रकाश में आया, हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करके ऐसे वंश की स्थापना हुई है, और जिसकी बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, उसके बाद उदयन, फिर उसके बाद नागदशक ने की। शिशुनाग वंश, नागदशक की हत्या उसके ही अमात्य शिशुनाग ने कर शिशुनाग वंश की स्थापना की, और शिशुनाग वंश में 3 बड़े राजा हुए, कालशोक और नंदिवर्धन। नंदिवर्धन की हत्या महापद्यनंद ने कर नंद वंश की स्थापना की, और नंद वंश का आखिरी जो शासक था वह घनानंद था। तो संस्थापक को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संस्थापकों पे आपकी विशेष नज़र होनी चाहिए। तो अब जो हम लोग कल बात करेंगे वो कल बात करेंगे सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में, और यहीं से मगध का जो राज्य है उसका विस्तार होना शुरू होता है, और एक समय तक बहुत
वर्तमान के अफगानिस्तान तक मगध के साम्राज्य का विस्तार होता है। तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आप इसी टाइम जुड़ते रहें और भी लोगों को जोड़ते रहें, और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।